नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और आज दोस्तों अध्ययन करेंगे महिला एवं बाल अधिकारों से संबंधित जो सामान्य न्यायिक जो शब्दावली है उसके बारे में। न्यायिक शब्दावली के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो महिलाओं से रिलेटिव जितने भी अधिनियम बने गए हैं, जो एक्ट बने हुए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में अध्ययन करते हैं कि आखिर किस प्रकार जो महिला एवं बाल अधिकारों की जो सामान्य न्यायिक शब्दावली है उसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के में भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष, यानी जो विधि बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उनके समक्ष और विधि का सम्मान संरक्षण प्रदान किया गया है। विधि में सम्मान संरक्षण प्रदान किया गया है किसको? सभी भारतीय नागरिकों को। अर्थात भारत में कानून का शासन है और इस कानून के शासन को ही कहा जाता है दोस्तों विधि का शासन। और ये विधि का जो शासन है ये भारत के सभी नागरिकों के लिए सम्मान है। ऐसा किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है। और अनुच्छेद 14 विभिन्न परीक्षा में दोस्तों पूछा भी गया है कि भारत में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों को सम्मान संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 14 है। इसी के साथ बात करें तो अगले नेक्स्ट जो बात करें कि यहाँ यह कानून का जो शासन का आशय है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों को समान रूप से लागू होते हैं। यानी यहाँ कानून का जो आशय है ये है कि ये जो कानून है ये सभी देश के सभी जो नागरिक हैं उनके लिए समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं है, यानी कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, कानून से ऊपर नहीं है। यानी कानून में जो बात लिखी गई है वही सभी के लिए समान रूप से है। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। काफी इंपॉर्टेंट, कानून जो है लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। लिंग अर्थात ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्ची है, ये लड़का है, ऐसा किसी प्रकार का कोई लिंग नहीं है। और बात करें जाति की, ये इस जाति से बिलोंग करता है, ये एसटी से, ये एससी से है, ये भी है जो फलाना ढींगरा। और इसी के आधार पर बात करें तो संविधान में सशक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कार्यों का विभाजन किया गया है। अब ये जो कार्यपालिका है होती है वे क्या होती है, व्यवस्थापिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। देखो, कार्यपालिका का कार्य होता है कि कोई कानून को लागू करना, कानून बनाना, और इसी के साथ व्यवस्थापिका का कार्य होता है उस कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का जिम्मेदारी होता है कि जो कानून बनाया गया है क्या वो पूरे देश के अंदर भली प्रकार से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कार्यपालिका का काम होता है कानून बनाना, व्यवस्थापिका का उसको लागू करना, और न्यायपालिका का उस कानून के जो बनाए गए नियमों का किस प्रकार से अध्ययन किया जा रहा है, उनको निभाया जा रहा है कि नहीं किया निभाया जा रहा है, उस बात पर विचार विमर्श करना। कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा होता है। ये देखो हमने बात की, कानून को लागू करने का कार्य कार्यपालिका होता है। देखो, व्यवस्थापिका का कार्य होता है यहाँ पर कानून को बनाने का कार्य, और लागू करने का कार्य कार्यपालिका का होता है, और कानून पालन करने का कार्य न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। तो ये पालन करवाने का जो कार्य है ये न्यायपालिका के समक्ष करवाया जाता है। शासन के तीनों अंग संविधान के अंतर्गत निर्मित कानूनों के तहत कार्य करते हैं। जो संविधान के अंतर्गत निर्मित कानून बनाए गए हैं उन्हीं के तहत तीनों कार्य करते हैं। यहाँ पर हमने न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में अध्ययन किया। व्यवस्थापिका कानून बनाती है तो कार्यपालिका लागू करती है, और न्यायपालिका उसका सर्वेक्षण करती है कि कानून किस प्रकार से वर्तमान में चल रहा है। भारत चूंकि राज्यों का संघ है इसलिए केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के उल्लेख हैं। तो संविधान की जो अनुसूची है, अनुसूची जो है ये 7वीं है। और भारत राज्य व संघ इसलिए है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यानी राज्य सरकार की शक्तियां अलग होती है, केंद्र की सरकार की शक्तियां अलग होती हैं। और ये संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, जिसमें संघ यानी पूरे भारत में लागू होती है वो संघ सूची होती है, राज्य सूची जो अलग से होती है जो सिर्फ राज्य में लागू होती है, और समवर्ती सूची वो सूची होती है जो संघ और राज्य दोनों पर लगती है। सूचियों के द्वारा केंद्र व राज्य के विषयों का
उल्लेख किया गया है। वर्तमान में केंद्र सूची में 100 विषय हैं और इम्पोर्टेंट लगाइए दोस्तों, 100 विषय हैं किस सूची में, तो केंद्र सूची में, ये याद रखना दोस्तों। ऐसे के साथ राज्य सूची में 61 विषय है तो समवर्ती सूची में 52 विषय है और यहीं से क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्तों। अब बात करें तो ये जो सूचियां हैं इनका विभाजन किस अनुच्छेद में या फिर किस अनुसूची में किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों कौन सी, 7वीं अनुसूची में। इसी के साथ हमने देखा कि जो केंद्र की सूची है उसमें 100 विषय है और राज्य की जो सूची है इसमें 61 विषय है और समवर्ती यानी इन दोनों को मिलाने वाली जो सूची है उसमें 52 विषय है। कानून एवं व्यवस्था राज्य का ही सूची का विषय है। कानून और व्यवस्था जो होती है, कानून बनाना और कानून की जो व्यवस्था होती है वो राज्य सूची का विषय है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं। आराप जो आपराधिक कानून और प्रक्रिया समवर्ती सूची के विषय हैं। आपराधिक कानून प्रक्रिया ये समवर्ती सूची के विषय है। समवर्ती सूची के विषयों में केंद्र व राज्य दोनों को कानून बना सकते हैं। तो ये आपराधिक जब कानून होता है, कोई अपराध किया जाता है, उस प्रक्रिया में ये समवर्ती सूची का विषय होता है और ये केंद्र और राज्य दोनों बनाने के कानून बना सकते हैं, लेकिन संघ द्वारा निर्मित कानून प्रभावी होता है। अगर संघ कोई कानून बनाता है संघ सूची के द्वारा तो वो निर्मित कानून सभी क्षेत्र में प्रभावित होगा। राज्य का कानून उसी सीमा तक गौण होता है जहां तक उस संघीय कानून के भिन्न हो। तो जहां पर संघ का जो कार्यक्षेत्र है शुरू होता है वहां पर राज्य की सीमा समाप्त हो जाती है और वहीं से राज्य का कानून चलता है। संविधान में व्यक्ति के मूल अधिकारों का भी वर्णन किया गया है तथा राज्य ये जिम्मेदारी डाली गई है कि व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। तो राज्य पर जिम्मेदारी डालता है कौन, केंद्र, कि जिस प्रकार मूल अधिकार बनाए गए हैं क्या वह राज्य सरकार उन मूल अधिकारों को सुनिश्चित रक्षा करती है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय का द्वारा रीट अधिकारियों का प्रयोग किया जाता है। तो रीट के जो अधिकारी होते हैं वो किस बात का निर्धारण करते हैं, जो मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार बनाए गए हैं उनका भली प्रकार से राज्य सरकार पालन करती है कि नहीं करती है। और उसके लिए न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय है जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। हाई कोर्ट होता है उच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में 14 के बारे में हमने बात की, तो जीवन के अधिकार का वर्णन किया गया है। किसका, जीवन के अधिकार का। इसी अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्क संगत एवं न्यायपूर्ण कानून प्रक्रिया के तहत ही छीना जा सकता है। अब देखो, किसी को अगर मौत की सजा दी जाती है तो उसे जीवन का अधिकार है। अब कानून के बारे में क्या कहा है कि न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके जो जीवन होता है उसको छीना जा सकता है। यानी जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो वो कानून और न्यायपूर्ण प्रक्रिया है उसी के तहत दिया जाता है। इस अधिकार को ध्यान में रखते हुए अपराध एवं दंड के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। समाज एवं राज्य के प्रति किए गए अपराध, उनके दंड का विवरण भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, दंड का विवरण किस में है, तो भारतीय दंड संहिता 1860 में है। आपराधिक कानून को किस तरह लागू किया जाएगा, इस प्रक्रिया का वर्णन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में है। अब देखो, दंड का विवरण भारतीय दंड संहिता 1860 में है, तो आपराधिक जो कानून होता है इसको किस तरीके से लागू किया जाएगा, इस प्रक्रिया का वर्जन जो है ये दंड संहिता 1973 में शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीड़ित और अपराधी दोनों के लिए प्रक्रिया ब्यौरा इसमें से दिया गया है। अब देखो, जो पीड़ित होता है उसके लिए भी और जो अपराधी होता है दोनों के समक्ष प्रक्रिया दी गई है। जिन सबूतों के आधार पर अपराधी को दंड दिया जाता है उसका विवरण साक्ष्य अधिनियम 1872 में दिया गया दोस्तों। कौन सा अधिनियम, देखो, अपराधी को दंड दिया जाता है उसका विवरण साक्ष्य अधिनियम 1872। और दंड भी किस आधार पर दिया जाता है, जिन सबूतों के आधार पर, जो साक्ष्य मिलते हैं, जो सबूत होते
होते हैं, उन्हीं के आधार पर साक्ष्य अधिनियम 1872 बनाया गया। दोस्तों, हमारे देश में दो तरह के कानून है, फौजदारी कानून और दीवानी कानून। फौजदारी कानून ऐसे कार्यों से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज, हत्या, ये फौजदारी कानून होते हैं। और अब बात करें दोस्तों दीवानी जो कानून है उनके बारे में। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, उस अधिकारों के जो विशेष अधिकार है उनके उल्लंघन या अवहेलना से होता है, जैसे जमीन की बिक्री का किराया, तलाक, इस प्रकार के जो व्यक्तिगत जो कानून होते हैं, जो अधिकार होते हैं, उनके उल्लंघन पर दीवानी कानून बनाए गए हैं। इसी के साथ पुलिस का काम किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत को दर्ज करना, जांच करना, आरोप पत्र न्यायालय के अंदर दाखिल करना। तीन ही कार्य मुख्य होते हैं पुलिस के। एक तो जो शिकायत होती है उसको दर्ज करना, जांच करना क्या किस प्रकार से ये घटना घटित होती है, और आरोप पत्र जो होता है वो न्यायालय में दाखिल करना। कोई भी व्यक्ति अपराध के लिए दोषी है या नहीं, कोई भी अपराधी किसी अपराध के लिए दोषी है या नहीं, इसका जो निर्धारण है वो न्यायपालिका द्वारा तय किया जाता है। ये भी ध्यान में रखें दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। सजा सुनाने का कार्य न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। फैसला साक्ष्यों के आधार पर कानून के हिसाब से सुनाया जाता है। पुलिस किसी भी अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे हम कहते हैं क्या कि FIR, क्या कहते हैं दोस्तों, FIR। ये FIR जो होती है ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराती है, जिसमें अपराध व शिकायतकर्ता का पूर्ण विवरण होता है। शिकायतकर्ता को FIR की एक प्रति मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार है। जो शिकायत डालता है ना दोस्तों, उसको FIR जो होता है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसकी एक प्रतिलिपि यानी कॉपी लेने का अधिकार होता है, फोटोकॉपी वो ले सकता है। अब बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगाइए कि संज्ञेय अपराध क्या होता है और असंज्ञेय अपराध क्या होता है। ऐसे अपराध जिनमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तार करती जो होती है, वो संज्ञेय अपराध होते हैं। यानी जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, उससे पहले उसको पुलिस से पहले अदालत से ये रिपोर्ट लेनी होती है। जो बात करें तो उसे पकड़ने का जो सर्टिफिकेट लेता है, वारंट लेना पड़ता है। तो उससे पहले अगर कोई संज्ञेय अपराध है तो उसे अदालत से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। असंज्ञेय अपराध, ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अदालत की अनुमति के बिना पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसके खिलाफ वारंट जारी करने, जो वारंट दिया जाता है वो तो संज्ञेय अपराध होता है असंज्ञेय, और जिसमें वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो बात करें दोस्तों असंज्ञेय अपराध होता है। इसी के साथ संविधान के अनुच्छेद 22, कौन सा अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी अपराध में बचाव का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये भी याद रखें दोस्तों, हमने 3 अनुच्छेद के बारे में बात की, एक तो 14 के बारे में, अब हमने बात की 22 के बारे में। उससे पहले हमने देखा जीवन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद किस में दिया गया। 21 के बारे में अध्ययन करें तो उसे जीवन का अधिकार प्राप्त होने होता है, और अनुच्छेद 14 के तहत उसे विधि के समक्ष संरक्षण का अधिकार होता है। संरक्षण का अधिकार 14 में है तो 21 में जीवन का अधिकार है। तो 22 की बात करें दोस्तों तो संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी अपराध में बचाव का मौलिक अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 22 में है बचाव का मौलिक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 39 में ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। तो ये भी ध्यान रखें दोस्तों, किसी भी स्थिति में जब कोई अपराधी अपराध करता है उसके बचाव का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 22 में है, और संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत उसे वकील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। गरीब या किसी और वजह से वकील का खर्च वहन नहीं कर सकता, इस स्थिति में नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी है राज्य को दी गई है। अनुच्छेद 22 के तहत फौजदारी कानून में गिरफ्तार प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। फौजदारी जब वो कानून को उल्लंघन करता है, गिरफ्तार के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। फौजदारी के विषय में
गिरफ्तारी के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना आवश्यक है, दूसरी बात। और तीसरी बात, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या फिर यातना नहीं दी जाएगी। चौथा इंपॉर्टेंट है कि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पुलिस हिरासत में दिए गए जो कबूल करता है बयान, उस आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक वह मजिस्ट्रेट के सामने अपने जो अपराध किया है उसकी पूर्ण बात नहीं कर ले। 15 साल के कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। केवल सवाल पूछने के लिए थाने में 15 साल के कम उम्र बच्चे या फिर किसी महिला को नहीं बुलाया जा सकता सवाल पूछने के लिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के सगे संबंधियों को सूचित किया जाना आवश्यक है और ये 24 घंटे के भीतर होना चाहिए। दोस्तों, अपराध एवं न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्न तथ्यों की जानकारी भी उपयोगी है। लोक अदालतों के बारे में जानकारी रखना। लोक अदालतें क्या होती है इनके बारे में पढ़ें तो 1887 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत आपसी समझाइश व राजीनामे से विवाद के निपटारे के लिए एक लोक अदालत का प्रावधान किया गया और लोक अदालत के फैसले सभी पक्षों के अनिवार्य रूप से मान्य होते हैं। इसमें फैसले के विरुद्ध कोई भी पक्ष या न्यायालय में अपील नहीं कर सकता। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थायी लोक अदालतों का कार्य करती है। विवादों को निपटाने के लिए एक वैकल्पिक न्याय प्रणाली है, यानी अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ जस्टिस के लिए एक वैकल्पिक न्याय प्रणाली बनाएगी जिसमें किसी प्रकार का आपको बात करें तो अदालतों में भटकने का काम नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बात करें तो जनहित याचिका क्या होती है। जनहित याचिका के बारे में जानकारी पढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने अधिकारों के प्रति किसी भी कारण जागरूक नहीं होते, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय में दर्ज किए गए मुकदमों को जनहित याचिका कहते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति उसको अपने अधिकारों के प्रति किसी कारण जागरूक नहीं है कि मुझे क्या अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय में दर्ज किया जाने वाला जो मुकदमा होता है उसे जनहित याचिका कहा जाता है। यानी अन्य कोई व्यक्ति किसी मूल अधिकारों के लिए किसी व्यक्ति के लिए लड़ता है, कोई व्यक्ति संस्था द्वारा, तो वो जनहित याचिका कहलाती है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दर्ज की जा सकती है ये जो जनहित याचिका होती है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट जो होता है उच्च न्यायालय होता है। सार्वजनिक महत्व के बारे में न्यायालय स्वयं की प्रसंज्ञान ले सकता है। न्याय के पहुंच प्रत्येक व्यक्ति को, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 में दशक में जनहित याचिका की विकसित की गई। जस्टिस PN भगवती द्वारा जनहित याचिका को लोकप्रिय बनाया गया। तो जनहित याचिका कब लाएगी? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1980 में, और ये जनहित याचिका को जस्टिस PN भगवती के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। विधिक सहायता कैसे मिलती है, किसको मिलती है विधिक सहायता, ये भी जाने। समाज में कमजोर वर्गों को मुकदमे में पैरवी के लिए वकील निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाए। ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,25,000 से कम है या वे अनुसूचित जाति, यानी अनुसूचित जाति की बात करें तो वो SC में आते हैं, या अनुसूचित जनजाति यानी ST में आते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट और ये शेड्यूल्ड कास्ट होती है। महिला निरीक्षित वर्ग के सदस्य को निःशुल्क कानूनी सलाह सरकारी द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। महिला हो, अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, आय 1,25,000 से कम हो और निराश्रित वर्ग से हो, ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। विधिक साक्षरता के बारे में जानकारी। विधिक जो साक्षरता होती है,
कानून के बारे में जानकारी का अभाव अपराध के दंड से नहीं बचा जा सकता, इसीलिए विधिक साक्षरता के तहत नागरिकों को मूल अधिकारों व अन्य आवश्यक कानून की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है आवश्यक है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर नालसा एवं राज्य स्तरीय पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत रहते हैं। पढ़िए दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन, विधिक साक्षरता के तहत नागरिक को मूल अधिकारों व अन्य आवश्यक कानूनों की जानकारी उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर नालसा एवं राज्य स्तरीय पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है। नालसा क्या है दोस्तों? नालसा की बात करें तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके बारे में अध्ययन करिए तो संविधान के अनुच्छेद 39 के लिए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व निर्धारित किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत गरीब तथा कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता कराने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसी परिप्रेक्ष्य 1987 में पारित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लाया गया, तो 1987 में। नेक्स्ट बात करें तो जरूरतमंदों को कानून बुनियादी जानकारी उपलब्ध कराना तथा आवश्यक निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना नालसा का प्रमुख कार्य है दोस्तों, उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 7/7/1998 में किया गया। इसे राजस्थान स्टेट बात करें तो लीगल, यहाँ पर बात करें तो राजस्थान के द्वारा राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसकी स्थापना 7/7/1998 में की गई। और इसके बारे में अध्ययन करें तो नेक्स्ट रालसा, इसे रालसा कहा जाता है। हमने नालसा के बारे में अध्ययन किया, अब ये बात करें तो ये है रालसा। रालसा को वर्तमान मुख्य संरक्षक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की इंद्रजीत महांती के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संगीत लोढ़ा है। तो इंद्रजीत महांती जो है ये वर्तमान राज्य सरकार के मुख्य न्यायाधीश है, तो इसके अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष संगीत लोढ़ा है। ग्राम न्यायालय क्या होता है इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र व सुलभ न्याय के लिए ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय जयपुर के बस्सी में खोला गया। इन ग्राम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ये नागरिक अधिकार आंदोलन है। यह आंदोलन 1950 के दशक में अंत में शुरू हुआ। 1955 में अमेरिका में रोजा पार्क नामक अफ्रीकी अमेरिकन महिला ने बस में अपनी सीट गोरे को देने से मना किया और अमेरिका में असमानता विरुद्ध व्यापक रूप से आंदोलन से शुरू हो गया, जो नागरिकता का अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट कहलाता है। और ये क्या था कि एक अफ्रीकी महिला के द्वारा अमेरिकन महिला ने बस में अपनी सीट गोरे को देने से मना कर दिया। अब अफ्रीकी लोग जो होते हैं वो रंग से काले होते हैं और अमेरिकन महिला ने अब जो काली महिला जो थी उसे सीट देने से मना कर दिया। और ये बात करें तो ये बन गया एक विश्व मुद्दा बन गया और इसके विरुद्ध व्यापक रूप से आंदोलन शुरू हुए। नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल आधार पर भेदभाव निषेध है दोस्तों। कौन से अधिनियम के तहत? 1964 के नागरिक अधिकार नियम के तहत नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव निषेध है। रोल्ट एक्ट 10 मार्च 1919 को लागू हुआ। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता है। इसी के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन ने 1919 में सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर जनरल डायर के निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा दी। और ये था 1919 का। बात करते हैं कौन सा एक्ट? रोल्ट एक्ट। और रोल्ट एक्ट के बाद हमने देखा था कि 13 अप्रैल को एक घटना घटित होती है जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जो कि इन्हीं व्यक्ति यही हुआ है, वो निहत्था व्यक्ति निहत्था डायर। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों।
अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट महिला से संबंधित जो अपराधों को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में अध्ययन करेंगे। जो मुख्य धाराएं हैं जैसे स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उसे हमला या फिर आपराधिक बल प्रयोग, ये धारा 354 के तहत है और विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछे भी गए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।